नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है और आज की कहानी एक ऐसे भारत मां के सच्चे सपूत की है जो न केवल भारतीय स्वदेशी आंदोलन का चेहरा बने बल्कि लाखों युवाओं के दिलों में देशभक्ति की लौ जलाने वाले प्रेरणा स्रोत भी थे। विज्ञान के गहरे ज्ञान, भारतीय संस्कृति की गहरी समझ और विदेशी गुलामी के विरुद्ध उनके बुलंद विचारों ने उन्हें एक जननायक बना दिया। उनकी आवाज में ऐसा तेज था जो नींद में सोए हुए समाज को झकझोर देता था। उनका सपना था एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जागरूक भारत। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य वैज्ञानिक ने अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित कर भारतीयता की पुनर्स्थापना का बीड़ा उठाया। चलिए जानते हैं डिटेल से सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैं देश के लिए मर भी जाऊं तो मेरे शव को जलाना नहीं, दफनाना, ताकि मेरी मिट्टी से देशभक्ति की खुशबू आए। ये शब्द थे राजीव दीक्षित जी के। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नजदीक स्थित नाह गांव में हुआ था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे राजीव का बचपन सामान्य था, लेकिन उनकी सोच असाधारण थी। बाल अवस्था से ही वो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ना पसंद करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस उनके आदर्श बन गए। उनके स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि राजीव सवाल बहुत पूछते थे और वे सवाल अक्सर सिस्टम से जुड़े होते थे। राजीव ने इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से टेलीकम्युनिकेशन में डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में वैज्ञानिक के तौर पर काम किया। वहां उनका काम तकनीकी रिसर्च पर केंद्रित था। लेकिन जल्द ही राजीव को एहसास हुआ कि भारत की असली समस्या तकनीकी नहीं, मानसिक और सांस्कृतिक गुलामी है। वो समझने लगे कि विदेशी कंपनियां कैसे भारत की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को खोखला कर रही है। इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ दी। ये एक बड़ा फैसला था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब वो स्वदेशी के लिए जीवन समर्पित करेंगे। राजीव दीक्षित ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उनका पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण वर्ष 1996 में दिल्ली में हुआ, जिसमें उन्होंने कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, ये कंपनियां जहर बेच रही हैं और हम इसे खुशी से पी रहे हैं। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। राजीव ने देश के कोने कोने में जाकर हजारों भाषण दिए। उनके हर भाषण में तथ्य, इतिहास, विज्ञान और देशभक्ति का अद्भुत मिश्रण होता था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, एलोपैथिक चिकित्सा, विदेशी दवाओं, मल्टीनेशनल कंपनियों और भ्रष्टाचार पर सीधा हमला बोला। उनके शब्दों में एक आग होती थी जो लोगों को झकझोर देती थी। वर्ष 2009 में राजीव दीक्षित की मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव से हुई। दोनों ही भारत को आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते थे। विचारधारा में साम्यता देखकर उन्होंने मिलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था भारत को स्वदेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। बाबा रामदेव के पास था एक सशक्त नेटवर्क, मीडिया की पहुंच और संसाधन। दूसरी ओर राजीव दीक्षित के पास था ज्ञान, तथ्य और अग्निवाणी। दोनों की जोड़ी ने शुरुआत में एक नई ऊर्जा का संचार किया। राजीव दीक्षित को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। उनके भाषण ट्रस्ट की आत्मा बन गए, लेकिन बहुत जल्द एक गहरी दरार उभरने लगी। राजीव दीक्षित का मानना था कि हर उत्पाद पूरी तरह स्वदेशी होना चाहिए, न सिर्फ कागजी लेबल पर। भारत को बिना विदेशी निवेश के आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली को भारतीय पद्धतियों पर आधारित करना चाहिए। वे केवल ब्रांडेड स्वदेशी नहीं, सच्चे आत्मनिर्भर स्वदेशी मॉडल की बात करते थे। बाबा रामदेव ने जब पतंजलि
ब्रांड को व्यावसायिक विस्तार देना शुरू किया और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लगे, तब राजीव दीक्षित ने इसे व्यापारिक स्वदेशी कहा, यानी बाहरी रूप से देशी पर भीतरी ढांचे में विदेशी पूंजी और बाजार आधारित प्रणाली से जुड़ा। राजीव कई बैठकों में खुलकर इस मुद्दे पर विरोध जताते थे। वे चाहते थे कि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पूरी तरह से जन आंदोलन की तरह काम करे, न कि कॉरपोरेट रणनीति की तरह। धीरे धीरे वे ट्रस्ट के कामकाज से किनारे किए जाने लगे। उनके भाषणों को सेंसर किया जाने लगा, मीडिया कवरेज घटा दी गई और मंच साझा करने के अवसर कम होने लगे। ये दौर बेहद तनावपूर्ण था। राजीव दीक्षित के समर्थकों का मानना है कि वो मानसिक रूप से इस दोहरेपन से टूट रहे थे। एक ओर राष्ट्र सेवा की आग और दूसरी ओर बाजारीकरण की चालाकियां। क्या यही मतभेद उनके जीवन के अंत की ओर पहला कदम था? क्या ये केवल वैचारिक विरोध था या कोई गहरी साजिश पनप रही थी? ये प्रश्न उनकी मृत्यु के बाद और भी गंभीर हो जाते हैं। 29 नवंबर 2010 की रात थी। स्थान भिलाई, छत्तीसगढ़। राजीव दीक्षित वहां एक जनसभा को संबोधित करके लौट रहे थे। वो थक चुके थे, लेकिन उनके भीतर की आग कभी बुझती नहीं थी। सभा में उन्होंने फिर विदेशी कंपनियों, अंग्रेजी शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली पर तीखा हमला बोला था। रात करीब 10 बजे के बाद अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उनके साथियों ने उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना था कि यह हार्ट अटैक है, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह 30 नवंबर 2010 को खबर आई, राजीव दीक्षित अब नहीं रहे। यह खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। लोग सदमे में थे। राजीव दीक्षित के करीबी सहयोगियों जैसे प्रवीण भाई तोगड़िया और स्वदेशी आंदोलन के कई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह हत्या थी। उनका दावा था कि राजीव को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा था। वो कॉरपोरेट और विदेशी लॉबी के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे। उन्होंने कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जान का खतरा है। मेरी मौत स्वाभाविक नहीं होगी, मुझे मार दिया जाएगा। ये कथन उन्होंने अपने कई भाषणों में दिया था। वो जानते थे कि जो बातें वह कर रहे हैं वो सीधे सीधे फार्मा लॉबी, एमएनसीज और राजनीतिक सत्ता के खिलाफ जा रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये केवल एक हार्ट अटैक था या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? राजीव दीक्षित जिस मंच पर थे वहां से सत्ता को चुनौती दी जा सकती थी। उनका जनसमर्थन और प्रभाव इतना ज्यादा था कि वे किसी भी पार्टी, सरकार या कॉरपोरेट घराने के लिए खतरनाक हो सकते थे। कुछ विसल ब्लोअर्स का दावा है कि उन्हें धीरे धीरे ट्रस्ट से अलग किया गया। उनके भाषणों को रिकॉर्ड होने से रोका गया। उनके कार्यक्रमों को बिना स्पष्टीकरण रद्द किया गया। यह सब इशारा करता है कि शायद कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि राजीव दीक्षित की आवाज इतनी ऊंची हो जाए कि वो देश को जगा दे। राजीव दीक्षित ने अपने भाषणों में जिन ताकतों को निशाना बनाया था वे छोटी मोटी ताकतें नहीं थी। उन्होंने अंबानी, टाटा, मल्टीनेशनल कंपनियां, फूड इंडस्ट्री, फार्मा कंपनियों और कई राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाए थे। वो कहते थे, भारत एक उपनिवेश नहीं है, लेकिन मानसिक गुलामी में जी रहा है। हमें आजादी दोबारा जीतनी होगी। उनके खुलासों से कई बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं की नींव हिल रही थी। क्या यही उनके अंत की वजह बना? राजीव दीक्षित की मौत के बाद एक व्यक्ति की चुप्पी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। योग गुरु बाबा रामदेव, जो व्यक्ति हर मुद्दे पर मुखर रहते थे, जिनकी आवाज टीवी चैनलों पर रोज गूंजती थी, उन्होंने अपने सबसे करीबी और ट्रस्ट के मुख्य प्रवक्ता की मौत पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हमें भी गहरा दुख है। बस इसके आगे न कोई सच्चाई की मांग, न कोई न्यायिक जांच, न ही पोस्टमार्टम पर जोर। ये चुप्पी एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं लगती थी। और यहीं से उठे कई सवाल। 1. पोस्टमार्टम की मांग क्यों नहीं की गई?
राजीव दीक्षित जैसे व्यक्ति की अचानक मौत पर ट्रस्ट की ओर से यह सबसे जरूरी और प्राथमिक मांग होनी चाहिए थी। लेकिन ट्रस्ट ने न सिर्फ इसे नजरअंदाज किया, बल्कि ऐसा लगा कि वे जल्द से जल्द इस मुद्दे को बंद करना चाहते थे। 2. परिवार को क्यों नहीं बुलाया गया? सबसे बड़ा सवाल, उनके परिवार को अंतिम दर्शन का अवसर क्यों नहीं दिया गया? उनके पिता, भाई, पत्नी सभी ने इस बात को सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। 3. क्या ट्रस्ट को पहले से अंदेशा था? कुछ लोग कहते हैं कि ट्रस्ट के अंदर चल रही राजनीति और मतभेदों की खबरें पहले से थी। राजीव दीक्षित का शुद्ध स्वदेशी मॉडल अब पतंजलि के ब्रांड मॉडल से मेल नहीं खा रहा था। क्या यह वैचारिक टकराव इतना बढ़ गया था कि वो असहज बन चुके थे? 4. राजनीतिक दबाव या कॉरपोरेट गठजोड़? भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायरा तब तक काफी बढ़ चुका था। बाबा रामदेव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी थी। क्या उन पर कोई ऐसा दबाव था जिससे वे चुप रहने को मजबूर हुए, या फिर ये चुप्पी किसी बड़े सौदे की कीमत थी? 5. क्या ट्रस्ट ने सच्चाई छुपाई? राजीव दीक्षित के करीबी लोगों ने ये आरोप लगाए कि ट्रस्ट ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। सभी फैसले ट्रस्ट ने अपने स्तर पर लिए, न कि परिवार की सहमति से। ट्रस्ट ने मीडिया को भी कुछ खास जानकारी देने से रोका। यह सब संयोग नहीं हो सकता। इतनी बड़ी घटना के बाद ट्रस्ट द्वारा बरती गई चुप्पी और गोपनीयता अब एक साजिश की बू देने लगी थी। कुछ वर्ष बाद बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में कहा, राजीव दीक्षित हमारे महान साथी थे, उनकी विचारधारा को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन सवाल यह था, कौन सी विचारधारा? वो जो पूरी तरह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चाहती थी, या वह जो कॉरपोरेट ब्रांड बन चुकी पतंजलि से नहीं मिलती थी? राजीव दीक्षित की मौत के पीछे जो परतें हैं, वे केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बताती, बल्कि ये उस संघर्ष की मौत है जो व्यवस्था को चुनौती देता था। और जब इस मौत पर सबसे नजदीकी लोग ही चुप्पी साध लें, तो यकीन और भी गहरा डगमगाने लगता है। राजीव दीक्षित की मौत को अब कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके माता पिता, भाई, पत्नी और हजारों समर्थक आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां वे उस सुबह खड़े थे जब उनके प्रिय राजीव की मौत की खबर आई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब उनके सवालों की गूंज थी, अब उनकी थकान में दर्द है। राजीव दीक्षित के पिता, जिन्होंने अपने बेटे को एक दिन भी देश सेवा से रोकने की कोशिश नहीं की, आज भी ये सवाल पूछते हैं, क्या देश के लिए मरने वालों को यही न्याय मिलेगा? उनके भाई ने कई मंचों पर आकर कहा है कि उन्हें आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि उनके भाई की मौत कैसे हुई। उन्हें अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। उनका सवाल है, क्यों हमारे भाई का अंतिम संस्कार ऐसे किया गया जैसे कोई अपराधी हो? राजीव दीक्षित का सपना देखने वाले लाखों लोग आज भी सोशल मीडिया, जन आंदोलनों और स्मृति सभाओं में ये 3 मांगे दोहराते हैं। उनकी मौत की स्वतंत्र जांच हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, यदि ये साजिश थी तो दोषियों को सजा मिले। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं, जहां एक तरफ उनके विचारों को याद किया जाता है, वहीं दूसरी ओर ये सवाल बार बार उठता है, अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? सबसे बड़ा और दुखद पहलू यह है कि न कांग्रेस सरकार ने कुछ किया, न भाजपा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की, न किसी राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया, न कोई न्यायिक आयोग बना। इतने बड़े देशभक्त की मौत पर ऐसा सन्नाटा, क्या यह किसी राजनीतिक मजबूरी का संकेत है, या फिर राजीव दीक्षित वाकई उन लोगों के लिए खतरा बन चुके थे जो भारत को ब्रांड इंडिया बनाना चाहते हैं, न कि स्वदेशी भारत? आपके लिए एक आखिरी सवाल, जब एक ईमानदार, निस्वार्थ और विद्वान व्यक्ति की मौत रहस्य बन जाए और पूरा तंत्र चुप हो जाए, तो क्या हमें भी चुप रहना चाहिए? क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सच्चाई बोलने वालों की सजा मौत है? जब एक देशभक्त की मौत पर न सरकार बोले, न मीडिया और न न्यायपालिका,
तो क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? राजीव दीक्षित के समर्थकों का मानना है कि उन्हें मारने की साजिश थी। ये एक असिस्टेड मर्डर है। सिस्टम खुद इस साजिश में शामिल था या दबाव में था। आज का युवा जो देशभक्ति को सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित नहीं मानता, राजीव दीक्षित को सुनकर जागता है। वो समझता है कि आर्थिक आजादी के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। विदेशी पूंजी के बिना भी देश आगे बढ़ सकता है। आयुर्वेद, स्वदेशी विज्ञान और भारतीय परंपरा में आज भी दम है। राजीव दीक्षित के भाषणों ने डिजिटल क्रांति में भी एक अहम भूमिका निभाई है। 20 मिनट के उनके वीडियोस पर लाखों व्यूज आते हैं। युवा एक्टिविस्ट उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। हजारों लोग भारत स्वाभिमान, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्र धर्म जैसे हैशटैग से जुड़कर मिशन चला रहे हैं। राजीव दीक्षित की विरासत आज कई संगठनों के रूप में जीवित है। स्वदेशी विज्ञान आंदोलन, प्राकृतिक चिकित्सा अभियान, स्वराज और ग्राम स्वराज्य के मॉडल, ये सब उनके बीज हैं जो आज भी समाज में विचारों की फसल बनकर लहलहा रहे हैं। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं, एक युग की शुरुआत थी। उनका बलिदान उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सच्चे अर्थों में भारत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाना चाहते हैं। राजीव दीक्षित अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है, एक चेतना है जो न थमती है न झुकती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। मिलते हैं एक और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।